Good morning, friends. Welcome to Prelims Booster session. The first topic is new pension rules. So गवर्नमेंट जो है उसने न्यू पेंशन रूल्स कुछ सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के लिए जो है वो नोटिफाई किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर उनके कंडक्ट में कुछ प्रॉब्लम हुई, अगर उन्होंने जो है इंडिया की ऐसा कोई मटेरियल को पब्लिश किया जिससे इंडिया की सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी को जो है वो ख़तरा हो सकता है, मतलब रिटायरमेंट के बाद उन्होंने कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन डाइवल्ज कर दी पब्लिक में, तो उनकी जो है पेंशन के ऊपर रोक लगाई जा सकती है। तो क्या ये रूल्स अभी बनाए गए हैं, क्या ये पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे, ये भी हम देखते हैं। ये रूल्स जो हैं, जिसका नाम है सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन अमेंडमेंट रूल्स 2020, इनको रिसेंटली जो है डीओपीटी ने नोटिफाई किया है। सबसे पहले ये रूल जो हैं वो 1972 में ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं, ठीक है। उसी में से है 2008 का एक रूल जिसमें कहता है कि जो पेंशन है वो आपके फ्यूचर गुड कंडक्ट के ऊपर ही जो है वो डिपेंड करती है। अगर आपका कंडक्ट सही नहीं है तो आप गवर्नमेंट के पास ये राइट है, वो आपकी पेंशन रोक सकती है। अब उसी के अंदर ये प्रोविज़न है कि कोई ऐसा आपने पब्लिश नहीं करना है मटेरियल जिससे कि इंडिया की सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी के ऊपर खतरा हो। क्योंकि जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं, जो जैसे हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज़ में हैं, जो हमारी रिसर्च एजेंसीज़ में हैं, उनके पास उनकी जॉब के टाइम पर ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि बाद में अगर कभी रिवील हो जाए तो उससे हमारे देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। तो अगर उनकी कोई ऐसी कोई अपनी वो एक्सपीरियंस को पब्लिश कर दें, बाद में कोई बुक छाप दें ऐसी, ठीक है, जिसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें जो है वो बाहर पब्लिक डोमेन में आ जाएंगी, तो हमारी देश की जो स्ट्रेटेजिक और साइंटिफिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं उसको खतरा हो सकता है। तो उसी को रोकने के लिए ये अब न्यू अमेंडमेंट लाई गई है, जिसमें कहा है कि फॉर्म 26 आपको जो है वो लिख के देना पड़ेगा कि आप कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन पब्लिश नहीं करोगे जिससे कि हमारी जो है सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। आप अपनी कोई भी, जो आप जिस डिपार्टमेंट में आपने काम किया है, उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन आप अपनी रिटायरमेंट के बाद पब्लिश नहीं करोगे बिना गवर्नमेंट की, आपके जो डिपार्टमेंट है उसकी परमिशन के बिना, ठीक है। तो ये रूल्स किस किस को कवर कर रहे हैं? इंटेलिजेंस ब्यूरो को, रॉ को, एनटीआरओ को, आईआरएस जो है उनको, कस्टम्स ऑफिशियल्स को, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट में जो काम कर चुके हैं उनको, डीआरडीओ के मेंबर्स को, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे बहुत सारे जो सिक्योरिटी से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके जो पर्सोनल रिटायर होते हैं उनको ये रूल्स कवर कर रहे हैं। अब क्रिटिक्स तो ये कह रहे हैं कि ये जो है इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत से जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं जो वो अपनी रिटायरमेंट के बाद बुक छाप देते हैं, बुक लिख देते हैं या आर्टिकल्स लिख देते हैं, उनको डिस्करेज करेगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो अपने पर्सनल कोई जो उस टाइम पर उनकी जॉब के टाइम पर उनके साथ कुछ हुआ होता है, उनका कोई एक्सपीरियंस होता है गवर्नमेंट में, तो उसको छाप देते हैं। तो उससे क्या होता है कि कई बार जो एनिमी कंट्रीज़ हैं उनको एक आइडिया हो जाता है कि कैसे फंक्शनिंग चल रही है हमारी कंट्री में, ठीक है। तो इसी को डिस्करेज करने के लिए लिखा है। लेकिन क्रिटिक्स जो हैं, जैसे कि रॉ के चीफ पुराने एएस दौलत जी, जो बहुत कंट्रोवर्सी में रहते हैं, तो उन्होंने ये बोला है कि इससे हम राइटिंग जो हमारी है उसको ये डिस्करेज करने के लिए गवर्नमेंट ने किया है। ऑफ कोर्स ये पहले से ही एग्जिस्ट करते थे रूल, लेकिन जो है ये रूल्स जो हैं वो अब इसको अमेंड कर दिया गया है, ठीक है। अब आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं फेवर में, रूल्स के इस रूल्स के फेवर में आर्ग्यूमेंट क्या है ये? अब गवर्नमेंट कह रही है कि पहले आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, आपको पता ही नहीं था कि कौन सा सेंसिटिव डेटा है, कौन सा नॉन सेंसिटिव डेटा है। जब हम ये रूल ले आए हैं, जब हम फॉर्म 26 ले आए हैं, तब अब आप अपनी जो डिपार्टमेंट जिससे आप रिटायर हुए हो उसमें आप लिख के पूछ सकते हो कि क्या जो मैं ये छापना चाहता हूँ, मैं आर्टिकल छापना चाहता हूँ, मैं बुक छापना चाहता हूँ, क्या आप बताओ कि इसमें कोई सेंसिटिव या नॉन सेंसिटिव डेटा तो नहीं है? अगर इसमें कोई नॉन सेंसिटिव डेटा नहीं है तो मैं इसको छाप देता हूँ, ठीक है। तो अब एक तरह से गवर्नमेंट ने उनको मौका दे दिया है। पहले तो पता ही नहीं था, पहले तो आर्बिट्रेरी था। कोई जब वो बुक छाप देते थे तो गवर्नमेंट जो है कुछ भी कह सकती थी कि ये तो सेंसिटिव डेटा है, या बोल सकती थी कि, या फिर वो नॉन सेंसिटिव कह सकती थी। लेकिन अब समझ लो पहले ही आप परमिशन लेके छाप रहे हो बुक या आप आर्टिकल छाप रहे हो, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट यही है इसके फेवर में। So now let us see this topic in English. New pension rules. So the government has published new pension rules. The DOPT has published basically these rules. Central Civil Services Pension Rules Amendment Rules 2020. So these rules were basically drafted in 1972. It has been amended 47 times. The rule 8 pertains to that the pension will be subject to your future conduct. So basically these rules apply to all those people who have served in security agencies of the government of India, and these rules are saying that if you publish something which is sensitive
and it endangers the sovereignty and territorial integrity of India, strategic, commercial, economic, or scientific interests of India that may be endangered by your publication, then the government holds the right to revoke or to withhold your pension. Okay, so this amendment is saying that while you are in office, you or after you have retired, basically, so you have to sign a form 26, which will say, it is basically an affidavit in which you are saying that I'm not going to publish anything without your permission, without the permission of the department. So these rules are will be applied to these officials like Intelligence Bureau, RAW, NTR, all these security people will these rules will apply to them. Okay, so the critics are saying that the government wants to discourage us from writing in public. Okay, but what is the argument in favor of these rules? The government is saying earlier did not have any option to publish some rules, to publish any writing or article or book, and when you were writing something, the government had an arbitrary power that it could use to censor your article. Okay, but now the government is but after this form 26, you can approach your department and ask them that you are going to publish this material, so please tell us if there is anything sensitive or non-sensitive in it. If the article is non-sensitive or if the book is non-sensitive, then I can go ahead and publish it. Okay, so basically these rules are not new, they are just giving more uh, clarity about these rules, and and it is removing all the arbitrariness that prevailed before these rules were notified recently. Okay, so now let us see the next topic, which is Model Tenancy Act. तो यूनियन कैबिनेट ने मॉडल टेनेंसी एक्ट जो है वो सर्कुलेट कर दिया है सारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, और कहा है कि वो होप करते हैं कि जो मॉडल टेनेंसी एक्ट है वो स्टेट्स जो है वो इसको, या यूटीज़ हैं वो इसको अप्लाई करेंगे. ठीक है, अब ये मॉडल टेनेंसी एक्ट बेसिकली 2019 में बनाया गया था, और ये बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि टेनेंट्स और लैंडलॉर्ड्स क्या होते हैं, किराएदार और मकान मालिक के बीच में जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको कम करने के लिए ये रूल्स को बनाया गया है. अब देखो इसमें क्या क्या फीचर्स हैं मॉडल टेनेंसी एक्ट के, कि जैसे कि रेंटल हाउसिंग, अभी तक कोई आपको एक तरह से एक्ट नहीं था बेसिकली जो कि रेंटल हाउसिंग को डील करता था. आप जो किराए पे मकान देते हो उसके लिए एक स्पेशली पूरे उस प्रोसीजर को रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट बना दिया गया है. अब इसमें कहा है कि एक रेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी जिसमें अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है किराएदार और मकान मालिक के, तो वो उसको जो है वो सुलझाएगी ये रेंट अथॉरिटी. फिर इसमें बताया कि जो सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हो आप किसी किराएदार को रखने से पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हो, तो वो कई स्टेट्स में है कि 1 महीने का एडवांस रेंट, कई स्टेट्स में है कि 2 महीने का एडवांस रेंट. तो इस एक्ट ने क्या कहा है कि मैक्सिमम जो है वो 2 महीने का ही एडवांस रेंट हो सकता है रेजिडेंशियल प्रीमिसेस के केसेस में, और अगर कोई आप कमर्शियल प्रीमिसेस है या नॉन रेजिडेंशियल प्रीमिसेस है तो उस केस में आप 6 महीने का एडवांस रेंट ले सकते हो. ठीक है, अब कोई नो मॉनेटरी सीलिंग नहीं रखी है, आप रेंट कितना भी रख सकते हो. ठीक है, अभी क्या होता है कि आप घर के जो रेंट होते हैं वो तो लिमिटेड होते हैं, लेकिन जो कमर्शियल रेंट्स होते हैं, अब कोई बहुत ही जो पॉश लोकेशन में कमर्शियल रेंट्स होते हैं वो बहुत हाई होते हैं, करोड़ों में भी होते हैं. ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कोई मॉनेटरी सीलिंग नहीं रखी है कि जो है जो लैंडलॉर्ड और जो टेनेंट है वो कितना रेंट एक दूसरे के साथ एग्री करते हैं, वो अपने आप इसको डिसाइड कर सकते हैं. ठीक है, आप करोड़ों में भी रेंट मांग सकते हो और एग्री कर सकते हो, और शायद हज़ारों में भी कर सकते हो. तो ये सारी जो है मॉनेटरी सीलिंग उसको गवर्नमेंट ने उनकी जो किराएदार और मकान मालिक की विजडम के ऊपर छोड़ दिया है. अब इसमें यह भी बताया है कि अगर जो है किराएदार को निकालने का प्रोविजन क्या है. अब अगर आपका जो है टेनेंसी, जो आपका एक्ट है, जो आपका बेसिकली एग्रीमेंट है टेनेंट का के साथ, अगर वो ख़त्म हो गया लेकिन आपका जो मकान, जो आपके जो किराएदार हैं वो मकान नहीं छोड़ रहे हैं, तो जो मकान मालिक है उसके पास ये राइट है कि वो पहले जब जैसे समझ लो आज एक्सपायर हो गया. ठीक है, तो ये रेजिडेंशियल केसेस में कहा है कि जो है जो लैंडलॉर्ड है वो डबल मंथली रेंट उनसे जो है वो पहले 2 महीने तक जो है वो उनसे वसूल कर सकता है, और जो उसके बाद जो है उस 2 महीने के बाद वो 4 गुना रेंट जो उससे वसूल कर सकता है अगर वो किराएदार उनका मकान मालिक का घर नहीं छोड़ रहा है. ठीक है, फिर जो है प्रॉपर्टी लैंडलॉर्ड या फिर जो प्रॉपर्टी मैनेजर है उसको ये भी बोला है, उसके ये भी राइट दिए हैं कि वो
अपनी जो किराएदार है, जो अगर उसको घर को नहीं छोड़ रहा है, उसकी प्रॉपर्टी में एंटर करने से पहले उसको मिनिमम 24 घंटे का जो है वो नोटिस देना पड़ेगा कि मैं आपके मैं अपने घर में, बेसिकली अगर लैंडलॉर्ड है, जो मकान मालिक है, वो उसका खुद का घर है, तो वो कह सकता है कि मैं आपके इस घर में घुसने मतलब एंटर होना चाहता हूँ, और 24 घंटे पहले या तो रिटर्न में नोटिस दो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड मतलब कोई SMS, व्हाट्सएप, कुछ भी करके आपको 24 घंटे पहले बताना पड़ेगा कि मैं कल आपके घर में जो है इस टाइम आऊँगा, तो आपको नोटिस देके ही आपको आना पड़ेगा, ठीक है। फिर अब इसमें राइट्स और ऑब्लिगेशंस जो है किराएदार और टेनेंट्स दोनों की है वो बताई गई है। इसमें ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बताया गया है जो स्टेट सेटअप करेंगे, जिसमें रेंट अथॉरिटी, रेंट कोर्ट या रेंट ट्रिब्यूनल है, ठीक है। अब इसमें कहा है कि विद इन 60 डेज जो है, जो ये सारी ग्रीवेंसीज होंगी उसको जो है रिड्रेस करने के लिए जो है वो मैंडेटरी है इन अथॉरिटीज़ को लिए, ठीक है। नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. So the Union Cabinet has basically approved the Model Tenancy Act, and it has circulated this act to all states and union territories. This act was basically enacted in 2019, but the states had not accepted this act as of yet. So many states had basically not accepted this act, but now the Union Cabinet is again asking all the states and union territories to accept this act. Now let us see what is this act. So basically this act wants to bridge the trust deficit that exists between tenants and landlords. So what are the features of this act? It basically institutionalizes the rental housing. Okay, so many of you may be living in renting space. Okay, so the entire procedure between your landlord and you who are living as a tenant in some rented space. So this act will guide the entire procedure of this renting agreement. Okay, so Model Tenancy Act is saying that they will establish a rent authority which will regulate the renting of premises and protect the interests of landlords and tenants. So it will provide speedy adjudication of all the disputes that will happen between landlords and tenants. So it is also putting up a price on it is also putting up a cap on the security deposit. All those who are living in a rented space, you may have given some advance rent as security deposit. So this act is saying that in case of a residential premises, only 2 months of advance rent can be taken by the landlord, and in case of a non-residential premises, for example a shop or an office, then in this case the security deposit cannot be more than the 6 months of advance rent. Okay, so also this they have removed any monetary ceiling you between with regards to rent, and the landlord and the tenant, they can basically negotiate any amount of rent. It can be minimum as 1 rupee, and it can be as high as 100 crore, 200 crore. I'm just giving you an example. Okay, so there is no monetary ceiling, and the parties to this agreement, basically which are property manager or landlord, or in that case, and the tenant, they can negotiate any amount of rent in their rent agreement. So it is also providing a provision that in case the tenant refuses to vacate the premises of the landlord after the termination of this agreement, then the landlord is entitled to basically impose double the monthly rent for the first 2 months and 4 times the rent after those 2 months. Okay, so it is giving rights to the landlord in case the tenant does not vacate the premises. Also, in case if the landlord or the property manager wants to enter the premises of the tenant, which is basically the landlord's own premises, then he or she shall give a notice of at least a notice before at least 24 hours, so that via writing or electronic mode, then only after that they can enter the premises. Okay, so it is also proposing a grievance redressal mechanism under the states, which all the states will have to establish, such as rent authority, rent court, and rent tribunal. All the disputes between the landlord and the tenant will be adjudicated at this level. Okay, so all these disputes will have to be mandatorily resolved within 60 days. So
now let us see the next topic which is Disaster Management Act 2005. तो यूनियन होम मिनिस्ट्री ने जो अभी हमने देखा था वेस्ट बंगाल के चीफ सेक्रेटरी जो रिटायर हो चुके हैं, उनको सेक्शन 51 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर जो है वो नोटिस भेजा है, जिसके अंदर उनको 2 साल की जेल और फाइन भी हो सकता है और शायद दोनों भी हो सकते हैं। अब ये सेक्शन 51 ऑफ जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है वो क्या कहता है, ये पनिशमेंट डिफाइन करता है कि अगर आप सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की जो है डायरेक्शंस को मानने से इनकार करते हो तो आपके ऊपर जो है वो क्या पनिशमेंट होगी। ठीक है, अब इशू क्या था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो थे वो साइक्लोन अफेक्टेड एरियाज की मीटिंग ले रहे थे, उसमें जो है वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर और वेस्ट बंगाल के चीफ सेक्रेटरी थे वो आए ही नहीं। प्राइम मिनिस्टर के बुलाने पर, मतलब बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के बुलाने पर वो नहीं आए, तो एक तरह से उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को वायलेट किया है, इसीलिए सेक्शन 51 जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का है उनके ऊपर लगाया गया है। अब ये पनिशमेंट इसमें क्या हो सकती है, अब इसमें बेसिकली है कि आपने सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी या डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, इनकी किसी भी इंस्ट्रक्शन को अगर आप वायलेट करते हो, आप उनकी जो है इंस्ट्रक्शन को मानने से इनकार करते हो, तो आपके ऊपर ये सेक्शन 51 जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लग सकता है और इसके अंदर आपको कुछ ये जो है इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। ठीक है, अब जो है 1 ईयर या फिर विद अ फाइन या फिर जो है वो जो बेसिकली अब इसमें 2 इयर्स कर दिया है बेसिकली इसको। ठीक है, अब इसको इन्होंने कुछ केसेस में जो है, जैसे कि ये सच रिफ्यूजल टू कंप्लाई विद डायरेक्शंस रिजल्ट इन लॉस ऑफ, अगर आपकी रिफ्यूजल की वजह से आपने मना किया कि मैं नहीं आऊंगा या आपने कुछ नहीं बात मानी और उसकी वजह से कुछ लोगों की जान चली गई, तो आपकी जो है जेल का टर्म 2 साल भी हो सकता है। ठीक है, क्या ये कभी पहले यूज किया गया है इस एक्ट को, इस प्रोविजन को? यस, इसी प्रोविजन को है होम मिनिस्ट्री ने यूज किया और कहा कि जो है पब्लिक में थूकना, उसको पनिशेबल ऑफेंस बनाओ, उसको आप सेक्शन 51 के अंदर ही जो है वो जो है डाल दो। अगर कोई पब्लिक में थूकता हुआ पकड़ा गया तो एक तरह से उसने सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उसको वायलेट किया, तो उसको 2 साल तक की जेल हो सकती है। फिर वेयरिंग ऑफ मास्क भी जो है रिसेंटली जो है वो स्टेट्स को बोला कि आप सेक्शन 51 जो है उसके ऊपर लगाओ और उसको ऊपर जो है ये जो आप जो प्रोविजंस है वो उनके ऊपर आप इंपोज करो। ठीक है, अब ये असल में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में बनाया गया था जब 2004 की सुनामी आई थी। इसको रिसेंटली, अब ये एक्ट को रिसेंटली अभी कब जो है वो इन्वोक किया गया, जब कोविड की पेंडेमिक जो है वो जो जब से शुरू हुई है। ठीक है, इसको बेसिकली ऑल ओवर इंडिया सबसे पहली बार ही अभी यूज किया गया जब कोविड की पेंडेमिक आई है। ठीक है, अब मार्च में 2020 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, उन्होंने इसमें क्या किया था कि जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स हैं उनको एम्पावर किया था कि आपकी अथॉरिटी को अगर कोई रिफ्यूज़ करता है कंप्लाई करने के लिए तो आप उस पर एक्शन ले सकते हो। अब इस एक्ट को जो है वो रिसेंटली जून 30 तक जो है वो जो एक्सटेंड कर दिया गया है। Now let us see this topic in English. So the former Chief Secretary of West Bengal, we have already discussed about him, what he did, and what was the issue. He was later called for a central deputation also. So now what is happening? The Union Home Ministry has invoked basically Section 51 of Disaster Management Act 2005. And now what is this act? It basically punishes for obstructing or for refusing to comply with the direction of given by the central government, or in case that individual has defied the instructions of state government, then in that case it will be state government or district governments. Okay, so what is the issue? Basically Prime Minister Narendra Modi ji called for a meeting when cyclone Yas was hitting the eastern coast of India. At that meeting, the West Bengal Chief Minister and West Bengal Chief Secretary refused to attend that meeting. So the Home Ministry has said that of course West Bengal Chief Secretary has violated this section 51 of the Disaster Management Act because he has refused to comply with the directions given by central government. So now it is justified to impose this act upon him, and which entails almost a prison sentence of almost 2 years. Okay, or it can also invite a fine of basically, or it can also be a combination of jail term and fine also. Okay, so
it is saying the act this section 51 says that generally the imprisonment may extend to 1 year, but in case that you have refused to do something, and and because of your refusal there has been a significant loss of life or a danger to life of people, then this will entail a prison sentence of almost 2 years. Okay, so in this case, West Bengal Chief Secretary did not comply with the orders of central government, and he endangered the lives of thousands of people in the state of West Bengal, and basically in the state of West Bengal, because he was a chief secretary of that state. So his imprisonment term may lead up to 2 years. Okay, so now it has it been used in the past? Yes, the government has been using this section 51 to enforce the provisions of basically discouraging people from spitting in public and asking people to wear the face masks. Okay, so what is the background of this Disaster Management Act 2005? It was passed after the 2004 tsunami, and it was recently invoked for the first time after the COVID pandemic. Okay, and National Disaster Management Authority, headed by the Prime Minister, has empowered the district magistrates. So the district governments have been empowered that they can take decisions under this act, and these decisions are basically authoritative in nature, and this act has been recently extended across the country till 30th June. So now let us see the topic artificial sun. So चाइना जो है वहाँ पे एक टोकामक एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें चाइना जो है एक आर्टिफिशियल सन बनाना चाहता है. अब उससे क्या होगा कि आर्टिफिशियल सन जितना गर्म है उतना ही गर्म होगा, उससे हम एनर्जी, एक अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी मिल जाएगा हमको. ठीक है, अब उससे एनर्जी जो है वो जनरेट करना चाहते हैं हम. सोलर एनर्जी जैसे हमको मिलती है वैसे ही हम अगर हम अर्थ पे ही सन बना ले तो उससे हमको कितनी एनर्जी मिलेगी, रिन्यूएबल एनर्जी. तो यही ये प्रोजेक्ट है. चाइना ने एक तरह से ऑलमोस्ट रिसेंटली 101 सेकेंड्स के लिए जो है वो ऑलमोस्ट सन का जो है टेम्परेचर उससे भी बहुत ज़्यादा, बेसिकली ऑलमोस्ट 7-8 टाइम्स जो है वो रीच कर लिया है. 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस 101 सेकेंड्स के लिए उस टोकामैक जो एक्सपेरिमेंट है, जो प्लेस है वहाँ पर उन्होंने अचीव कर लिया है. और 20 सेकेंड्स के लिए तो 10 टाइम्स जो सन का टेम्परेचर होता है उतना टेम्परेचर अचीव कर लिया गया था. ठीक है, अब ये ईस्ट जो एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामक जो एक्सपेरिमेंट है, ये ऐसे टोटल 3 एक्सपेरिमेंट हैं चाइना में जो सन बनाने के, वो उनमें से एक है. ठीक है, जो सबसे बड़ा है वो दिसंबर में हमने पढ़ा भी था. ठीक है, HL2A रिएक्टर, वो अभी दिसंबर में हमने पढ़ा था उसके बारे में कि वो चाइना ने वो भी शुरू कर दिया है. फिर एक जेटेक्स्ट नाम से भी है. तो ये 3 जो है बेसिकली चाइना में चल रहे हैं. तो HL2A जो है वो उनमें सबसे बड़ा है, सिचुआन प्रोविंस में है. अब इसमें क्या किया जाएगा, एक पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट का यूज़ किया जाएगा, जिससे जो है फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू जो है वो इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा कि वो सन के जितना टेम्परेचर जो है वो प्लाज्मा, हॉट प्लाज्मा जनरेट कर दे. ठीक है, अब ये जो पूरा ईस्ट प्रोजेक्ट है ये इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर का एक पार्ट है, जिसमें 2035 तक सबसे बड़ा वर्ल्ड का फ्यूजन रिएक्टर, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर बनाने की बात की जा रही है फ्रांस में. ठीक है, तो ये भी प्रोजेक्ट जो है वो उसी का ही पार्ट है. अब ये प्रोजेक्ट देख लेते हैं हम, ITER. अब इसमें वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट प्लाज्मा फिजिक्स एक्सपेरिमेंट है ये, और इसमें सबसे बड़ा जो है ये एक तरह से सन बनाने की बात की जा रही है, आर्टिफिशियल सन, जो कि फ्रांस में बनाया जाएगा. इसमें कौन कौन पार्टीज फंड कर रही हैं? यूरोपियन यूनियन, इंडिया, जापान, चाइना, रशिया, साउथ कोरिया और USA. ठीक है, इसकी कंस्ट्रक्शन 2013 में शुरू हुई थी और 14 बिलियन तक जो है वो कॉस्ट इसकी पहुंच गई थी जून 2015 में. यूरोपियन यूनियन इसका 45% खर्चा उठा रहा है, और बाकी जो 6 पार्टीज़ हैं, जो जैसे इंडिया, जापान, चाइना, रशिया वगैरह, वो सब 9% खर्चा उठा रहे हैं. ठीक है, अब ये कैसे वर्क करेगा? अब इसमें क्या होगा कि न्यूक्लियर फ्यूजन का यूज़ किया जाएगा. ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन का यूज़ किया जाएगा इसमें, जिससे कि हम सन जितना टेम्परेचर पहुंचा सकें, और उससे क्या होगा कि लिमिटलेस, अनलिमिटेड हमारे को चीप, सेफ और क्लीन इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर सकेंगे. ठीक है, जैसे सोलर एनर्जी से प्रोड्यूस करते हैं हम. ठीक है, तो अब जो है एक तरह से आर्टिफिशियल सन हम अर्थ पे ही बना के उसी की ही एनर्जी को यूज़ करके हम अनलिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना चाहते हैं, जो कि रिन्यूएबल होगी. ठीक है, अब इसमें कोई ना खतरा नहीं है, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन का खतरा नहीं है, और ये कोई रेडियो एक्टिव वेस्ट भी जनरेट नहीं करता है. ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ कर रहा है
प्लाज्मा को ट्रैप करने के लिए, ठीक है। अब इसमें जो है 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जा सकता है, जिसको हम कह रहे हैं कि 10 टाइम्स कोर ऑफ सन हो सकता है। जो जितना कोर ऑफ द सन में जितना टेम्परेचर होता है उससे 10 टाइम तक हम टेम्परेचर जो है वो लेके जाना चाहते हैं। अब जो है जो इस पूरे डोनट शेप्ड रिएक्टर को हम का नाम है टोकामक, ठीक है। तो ये हमारा पूरा नाम है जिसका ईस्ट एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामक। तो ये टोकामक भी एक तरह से यही जो है वो रिएक्टर है, ठीक है। अब न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं है उनको बता दूं कि दो एटम्स को मिला मिला के एक जो है एटम बनाना, ताकि उनका जो है एक ही न्यूक्लियाई हो जाए, ठीक है, न्यूक्लियस बन जाए बेसिकली। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। मतलब दो एटम्स हैं अलग अलग, उसको आप मिलाकर एक ही एटम बना दो जिसका एक सिंगल न्यूक्लियस हो। अभी वैसे तो क्या होता है, दोनों का अलग अलग न्यूक्लियाई होगा, ठीक है, दो एटम्स का, लेकिन उनको दोनों को मिला देना और एक ही न्यूक्लियस कर देना उन दोनों का, उसको कहते हैं फ्यूजन। फ्यूजन मतलब मिलाना, फिजन मतलब तोड़ना। तो फिजन का मतलब होता है कि एक को से तोड़ के दो बना दिए, फ्यूजन का मतलब होता है दो को तोड़ के दो को मिला के एक बना दिया, ठीक है। तो इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन का यूज किया जा रहा है इस पूरे प्रोसेस में। So now let's see this topic in English. The artificial sun. So China's East experiment, this experimental advanced superconducting tokamak, it is basically an experiment to create an artificial sun. It has recently set a new record that after it achieved the temperatures of 120 million degrees Celsius for 101 seconds. For 20 seconds, it also created another peak, and it achieved a temperature of almost 160 million degrees Celsius, which is almost 10 times hotter than the sun. So this east is one of the major domestic tokamaks. So what is a tokamak? Tokamak is a basically reactor in which the artificial sun is being created. So China has three such experiments. East is one of them. The other two are HL2A, which operationalized as recently as December 2020. We also discussed about it. And the other one is JTEXT. So HL2A, which was recently operationalized in December, it is the largest in China, which is located in Sichuan province. This HL2A reactor is located in Sichuan province. It is basically using a powerful magnetic field so as to reach the temperatures of almost 150 million degrees Celsius. All these experiments are part of International Thermonuclear Experimental Reactor Experiment, which wants to establish the world's largest nuclear fusion reactor in France by 2035. So India is also part of this ITER project. We have already discussed about it. So it is basically the world's largest magnetic confinement plasma physics experiment, which wants to use nuclear fusion technology to create an artificial sun, or to create such high temperatures so that it will mimic a sun, and we can use that high temperatures to to create electricity. So this experiment will be set up at in southern France, and which countries are basically running this project: European Union, India, Japan, China, Russia, South Korea, and USA. So the construction of this ITR tokamak complex started in 2013, and European Union is contributing almost 45% of the budget, and the rest of the countries are contributing 9% each. So how does it work? Basically, it uses the nuclear fusion technology. It will uh, uh, use nuclear fusion, and it will generate so high temperatures that it will create an artificial sun, which will give us unlimited source of cheap, safe, and clean electricity, as similar to as we use solar energy for our electricity purposes. But in this case, the artificial sun will be on earth itself, so it will give more energy and more clean energy to us. Okay, so it has no risk of any uncontrolled chain reaction, so it is quite safe. It does not produce any long lived radioactive waste also, so in that case also we are secure. Okay, it just uses strong electric current to trap the plasma. The plasma is the hot area, which is the basically core which is almost as hot as the core of the sun.
Okay, so this hydrogen plasma will be heated to almost 150 million degrees Celsius, which is 10 times hotter than the core of the sun. So this entire donut shaped reactor is called tokamak. Okay, so what is nuclear fusion? For those who are not from science background, let us just explain to you in simplest of terms. So there are two things, fusion and fission. Fusion is basically combining two atoms and making them as one. Okay, so otherwise there are two atoms, they have both have their separate nuclei, but in via the process of nuclear fusion you combine these two atoms and create a single atom with a single nuclei, okay, or a nucleus. In case of fission, you divide one atom into two. Okay, so you divide one atom and and the nucleus of that atom into two atoms and with a separate nuclei. Okay, so this nuclear fusion is being used to create this artificial sun. um, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज एक्सप्लोरेशन ऑफ वीनस. सो नासा ने दो एक्सपेरिमेंट हैं, डाविंची और वेरिटास, उनको जो है वो अप्रूव कर दिया है, जिसमें नासा जो है उनको $500 मिलियन ईच देगा और ये 2028 से 2030 के बीच में एक्सपेरिमेंट जो है वो एक्सप्लोर करने जाएंगे वीनस को. ठीक है, अब वीनस के बारे में थोड़ा सा देखते हैं. सेकंड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है हमारे स्काई में आफ्टर द मून, और इसका इतना थिक क्लाउड कवर होता है जिससे कि ये जो है लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, स्कैटर करता है, उसी की वजह से हमको ये सबसे ज़्यादा ब्राइट दिखता है. सबसे सेकंड क्लोजेस्ट प्लैनेट टू सन है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा हॉट है. क्यों? क्योंकि इसका एटमॉस्फेयर जो है वो इतना थिक है. ठीक है, उसकी वजह से हीट जो है वो ट्रैप हो जाती है इसके अंदर. अब इसकी एक बहुत यूनिक प्रॉपर्टी है कि ये उल्टा घूमता है, इट स्पिन्स बैकवर्ड. तो मतलब जैसे अर्थ क्या होती है, हम तो नॉर्मल घूम रही है सीधा, तो हमारे में क्या होता है, ईस्ट से राइज होता है सन और वेस्ट में जो है वो सेट होता है. लेकिन इस केस में उल्टा होता है. ठीक है, क्योंकि वीनस उल्टा घूम रहा है, बैकवर्ड घूम रहा है, तो इसमें वेस्ट में राइज हो रहा है सन और जो है ईस्ट में सेट होता है. ठीक है, अब ये एक्सपेरिमेंट्स के बारे में देख लेते हैं. दाविंची प्लस जो है वो जो है उसका ये इतना बड़ा नाम सा है, आप पढ़ लेना. ठीक है, ये यूएस का सेकंड मिशन है सिंस 1978 के बाद, जो वीनस के लिए सेकंड मिशन है, और ये वीनस की कॉम्पोजिशन को पढ़ने के लिए जा रहा है. ठीक है, अभी यूएस का जो सेकंड मिशन, मतलब प्लैनेट के एटमॉस्फेयर को पढ़ने के लिए जो सेकंड मिशन है ये. ठीक है, तो वीनस के एटमॉस्फेयर के कॉम्बिनेशन को ये पढ़ने जा रहा है वहाँ पे, और ये हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफ्स लेगा उधर के जियोलॉजिकल फीचर्स के बारे में भी. तो वहाँ का एक ना बहुत ही यूनिक फीचर है, टेसेरे कहते हैं जिसको हम. टेसेरे मतलब क्या है, वो हमारे जैसे अर्थ पे जो कॉन्टिनेंट्स है ना, कॉन्टिनेंटल प्लेट है, उसी की तरह वीनस पे भी हमको देखने को मिली है कि वहाँ पे भी जो है क्या जो है ये प्लेट्स देखने को मिली हैं. तो ये अब देखेगा वहाँ पे एक्सपेरिमेंट जाके कि क्या वीनस में भी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जैसे अर्थ में है. ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट वो देखने जा रहा है. अब जो वेरिटास है, वेरिटास क्या करने जा रहा है, इसका नाम है वीनस एमिसिविटी रेडियो साइंस, ये बहुत बड़ा नाम सा जो है. ठीक है, ये वहाँ के प्लैनेट के सरफेस को देखने जा रहा है. अब ये ऑर्बिट करता रहेगा वीनस को विद एक रडार के साथ, और ये 3D इमेजेस जो है वहाँ की टोपोग्राफी की जो है वो लेके आएगा. ठीक है, अब ये लेके आएगा क्या मतलब, ये तो वहीं पे ही क्रैश कर देंगे इसको, बट ये भेजेगा बेसिकली. तो ये वहाँ पे जो एमिशंस हो रहे हैं वीनस के सरफेस से, मतलब एक तरह से जैसे कि वोल्केनिक एमिशंस होते हैं, उसको भी ये देखेगा कि क्या, उसको जब ये देखेगा वो जो एमिशंस हो रहे हैं, अब हम अर्थ की जब हम में से जो एमिशंस होते हैं जो वोल्केनिक, उसी से हमको पता लगता है ना कि अर्थ के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है. तो वैसे ही जो वीनस के जो एमिशंस हो रहे हैं उसको उसी के बेसिस पर ये देखेगा कि किस तरह के रॉक से वीनस बना हुआ है. ठीक है, और क्या वहाँ के जो वॉल्केनोज हैं उसमें से वाटर वेपर निकलता है वहाँ के एटमॉस्फेयर में, ये भी वेरिटास देखेगा. ठीक है, so now let us see this topic in English, exploration of Venus. So NASA has selected basically two experiments which will be launched in 2008 between 2028 and 2030, and NASA will fund to $500 million each to these experiments. Now let us see what is something about Venus. So it is basically the second brightest object in the sky after the moon, as visible from Earth. It is so bright because it has a thick cloud cover and it reflects and scatters light. So if you're looking from the Earth, it will appear to be very bright to you. Okay, it is the second closest planet to the sun. It has such a thick atmosphere that it traps all the heat, and therefore it is the hottest planet in the solar system. Despite being Mercury closest to the sun, Venus is the hottest planet in the solar system.
Okay, it has a unique property that it spins backwards around its axis. Okay, as compared to Earth, in which the sun rises from the east and it sets in the west. In Venus, because it is spinning backwards, so the sun rises from the west and it sets in the east. I'm sorry, in the west. So sun rises in the west and it sets in the east in at Venus. Okay, so what are these missions which the NASA is financing? Okay, the missions are Da Vinci and Veritas. So Da Vinci will be studying the atmosphere of Venus. So US has sent the second base the second experiment to study the atmosphere of Venus after 1978. Okay, so this will study the atmosphere and its composition of the Venus, and it will return high resolution images of the geological features of the planet also. Okay, so there is a unique feature, it's called tesserae. It is comparable to Earth's continent. So this experiment will see if this tesserae is similar to Earth's continental plates, or the tectonic plates. This experiment will conduct research on that. Okay, now the Veritas experiment, it is basically it will map the planet's surface. Okay, so it will orbit the planet with the radar, and it will create three-dimensional images of the topography of Venus, and it will send us these images. And it will be, the most important thing is, it will also study about the emissions that are coming out of Venus, like on Earth you have volcanic eruptions. Okay, based on which when you study the magma, you get to know more about the interior of the Earth. So similarly, when this experiment will be going there, it will study all the emissions that are coming out of Venus. It will be able to tell us about the topography or the rock structures or the types of rock that Venus is made up of. Okay, it will also see if some water vapor is coming out of uh, these emissions from the planet of Venus. It will study that also. Okay, so today we are going to share weekly compilation of the current affairs, which is basically this would be our week 5 for May 2021. So download that PDF also from the Telegram group. We'll meet next time. Until then, goodbye and take care.